कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की होती। हम सोचते कुछ और हैं और कुछ और हो जाता है। हम हमेशा जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें अपने हिसाब से चलाती है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों पर हमारा वश नहीं होता है और इश्क मोहब्बत उनमें से एक है। ये कब किसको किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कई बार इश्क का एहसास हमें इस इंसान से दूर जाने पर ही होता है। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी अनकहा इश्क में होगा। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। बिल्डिंग में नए नए आए मल्होत्रा दंपति सभी लोगों के लिए आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बन गए थे। मिस्टर मल्होत्रा यानी कि आरव देखने में अगर मिस मिल्स एंड बून्स के नायकों की तरह था, टॉल डार्क एंड हैंडसम की परिभाषा में फिट बैठते थे, तो वहीं उसकी पत्नी मीरा भी कम नहीं थी। खिलता हुआ गेहुआ रंग, तराशे हुए नैन नक्श, थ्री स्टेप्स में कटे उसके काले घने बाल, लंबी छरहरी और उस पर उसकी बड़ी बड़ी मुखर सी आंखें एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप का कपल लगते थे। दोनों ही अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते थे, पर एक बात जो अजीब थी वो ये कि पिछले 3 महीनों की अवधि में दोनों को किसी ने भी कभी भी न साथ कहीं आते देखा न जाते। न ही किसी ने उन्हें सामान्य दंपतियों की तरह कभी दोनों को प्यार मनोहार झगड़ा तकरार यहाँ तक कि बातचीत करते भी नहीं देखा था। और एक बात की खलिश बिल्डिंग की औरतों में थी, वो ये कि 3 महीनों में उन्होंने बिल्डिंग में काम करने वाली लगभग हर बाई को उनके घर काम पर लगवाने के लिए भेज चुकी थी, क्योंकि वही तो थी उनकी अंडरकवर एजेंट जो पूरी बिल्डिंग के एक एक घर की कुंडली पता लगाकर उन्हें देती थी। पर अफसोस हर बार उन्हें मात खानी पड़ी थी, क्योंकि इसी एक बात पर दोनों मियाँ बीबी एक मत थे कि उन्हें बाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव ज्यादातर घर देर रात को लौटता था और कभी-कभी तो रात भर घर पर ही नहीं आता था। मेरा फ्लैट ठीक उनके फ्लैट के सामने होने के कारण और अकेले रहने के कारण अपनी फ्लोर पर हर फ्लैट में होने वाली हलचल और आते-जाते कदमों की आहट से ही अंदर बैठे-बैठे अंदाजा लगाती रहती कि कब कौन आया कौन गया। ये मेरा टाइम पास भी था, अकेलेपन को दूर भगाने का तरीका भी और अपने अंदाजा लगाने की काबिलियत की एक्सरसाइज भी। शाहजहांपुर से अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए घर वालों से लगभग विद्रोह करके ही यहाँ आई थी। अब यहाँ मास कॉम की पढ़ाई के साथ साथ एक पब्लिशिंग हाउस में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। इतने समय में जो थोड़ी बहुत पहचान बन गई थी, मैं उसमें बड़ी खुश थी। हाँ, कभी कभी घर वालों की याद सताती तो खुद को ये कहकर समझा लेती कि अब तो कुछ बनकर ही घर वापस ही होगी। वैसे फ़ोन पर नियमित रूप से सबकी खैर खबर लेती रहती और हर फ़ोन कॉल पर अम्मा कतार में लगे रिश्तों की जानकारी भी देती रहती। मुझे पता था कि अभी भी वे मेरा मन टटोलती रहती थीं कि कहीं अगर एक बार मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और वो आनन-फानन में मेरी शादी करके गंगा नहा लें। वो अपनी जगह गलत नहीं थी। परिवार की सबसे छोटी होने के कारण बस मैं ही जो अभी तक उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होने दे रही थी। खैर बात फ़िलहाल मीरा और आरव की चल रही थी। सुबह-सुबह वॉक से लौटते समय, काम पर जाते समय और कभी-कभी तो वापस आते समय मीरा से मेरी एक छोटी-सी मुस्कुराहट और हाय हेलो से शुरू हुई बातचीत अब थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लग गई थी। इधर-उधर की बात, मौसम का हाल, पड़ोसियों की ताक-झांक और शहर के हालात जैसे टॉपिक हमारी उस चलते-चलते होने वाली छुट-पुट बातचीत का हिस्सा बन गए थे। लेकिन बातों में जब कभी परिवार या आरव का जिक्र आता तो मीरा या तो एकदम चुप्पी साध लेती या बात बदल देती। ये बात मुझे कुछ अटपटी तो ज़रूर लगती, पर मुझे क्या, के सिद्धांत को मानते हुए मैं भी इस बात को इग्नोर कर देती थी। पर उस दिन सुबह से ही ज़ोर की बारिश हो रही थी, कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सुबह से बैठे-बैठे मैं भी बोर हो रही थी कि अचानक याद आया कि मीरा भी तो अकेली होगी। चलो आज पकौड़े बनाकर उसके साथ चाय पी जाए और मैंने फटाफट पकौड़े बनाकर उसके फ्लैट की डोर बेल बजा दी। टिंग टोंग। हाय, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो क्या है कि इतने अच्छे मौसम में पकौड़े खाने का मन कर रहा था। सोचा अकेले क्या खाना, चलो तुम्हारे साथ बैठकर खाए जाएं। अरे नॉट एट ऑल, प्लीज आओ ना। पर पता नहीं क्यों मीरा के चेहरे पर आई हिचकिचाहट उसके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी। इसे अपने मन के का ही वहम मानकर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वैसे भी अब तो आ ही गई थी। हिचकिचाते हुए ही सही मीरा ने दरवाजा खोल दिया था।
अंदर की साज सज्जा वाकई देखने लायक थी। दीवारों पर सजी खूबसूरत पेंटिंग, परिवार के सदस्यों की तस्वीरों का एक खूबसूरत कोलाज, खूबसूरत इंडोर प्लांट और कॉर्नर में सजा पीतल का एक खूबसूरत नक्काशीदार एंटीक फूलदान। सब कुछ एकदम क्लासिक था और उसके लिविंग रूम को एक अलग ही भव्यता प्रदान कर रहा था। पर एक बात जो मुझे खटक रही थी, वो इतनी सारी तस्वीरों में एक भी तस्वीर आरव और मीरा की साथ साथ नहीं थी, बल्कि मीरा की तस्वीरें ना के बराबर ही थीं। जो थी भी वो बचपन की ही लग रही थी। ऐसा कौन करता है नई नवेली बीबी के साथ, कोई फोटो ही नहीं। और मीरा, उसने कैसे बर्दाश्त किया ये अन्याय। माना आरव देखने में अच्छा है, पर मीरा किसी तरह से उससे कम नहीं है। ऐसे ही बेमतलब के ख्यालात मन में उठ ही रहे थे कि मीरा बोली, तुम बैठो, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी नहीं, चाय, अगर अदरक हो तो वो भी डाल देना। अरे वाह, तुम्हें भी अदरक वाली चाय पसंद है? हाँ, क्या करूँ, शाहजहांपुर से जो हूँ, अभी तक कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप नहीं कर पाई हूँ। कहकर मैं हंसी। वही मैं कहूँ कि तुमसे बात करके एक हमेशा कुछ अपना अपना सा क्यों लगता था। मैं बदायूं से हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल। एकाएक मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यही कारण था जो मुझे उसकी ओर खींचता था। छोटे शहरों का अपनापन एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो महानगरीय संस्कृति में भी जरा सा परिचय सूत्र पाते ही प्रगाढ़ हो जाता है, सुख दुख साझा कर देता है। मेरे और मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नहीं तो पूरी बिल्डिंग में मुझे वो और उसे मैं ही दोस्ती के लिए क्यों भाई। मीरा किचन में चाय बना रही थी और मैं वहीं घूम घूम कर सजी हुई पेंटिंग्स देखने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र सामने के कमरों पर चली गई। दोनों ही कमरों का अरेंजमेंट ऐसा था जैसे कोई पीजी में रह रहा हो। एक एक सिंगल बेड, सिंगल अलमारी और एक कोने में छोटे से एंटीक रैक में सजा ड्रेसिंग टेबल जैसा अरेंजमेंट। अभी मैं किसी नतीजे पर पहुंचती या मीरा से कुछ पूछती, उससे पहले चाय लेकर आती मीरा का पैर वहीं पड़े पड़े डोर मैट में उलझ गया और ट्रे से चाय छलक कर मेरी कुर्ती पर आ गई। आई एम सॉरी, कहीं जल तो नहीं गई? अरे नहीं, इट्स ओके, बस मुझे ये चाय के दाग साफ करने हैं। वॉशरूम कहाँ है? आओ इधर, मेरे बेडरूम में आ जाओ, वह खुले हुए दो कमरों में से एक में ले जाते हुए बोली। मेरा बेडरूम? कुल जमा दो लोग ही तो रहते हैं यहाँ इस घर में, वो भी मियाँ बीबी, फिर मेरा। ये ख्याल उसी समय मेरे दिमाग में आया था, पर उस समय ये सब पूछने में से ज़्यादा ज़रूरी था अपनी फेवरेट कुर्ते से दाग को हटाना। बाथरूम से लौटी तब तक मीरा दोबारा चाय बना लाई थी। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा कुर्ता खराब हो गया। अरे बाबा, कहाँ ना, इट्स ओके, बस गीली हो गई है, अभी चेंज करके आती हूँ। कपड़े बदल कर आई तो देखा कि तब तक मीरा ने दूसरा कमरा बंद कर दिया था। चाय की चुस्कियां भरते हुए मैंने पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। एक्चुअली कभी ना कभी तो ये सबको पता चलना ही है। मीरा चाय का कप लेकर आराम से सोफे पर दोनों पैर ऊपर करके बैठ गई। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर मैं उसके मन में चलने वाली उथल पुथल का अंदाजा लगा रही थी। क्या पता चलना है सबको? क्या कहना चाह रही है? मुझे उस समय मीरा की आवाज़ ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से आ रही हो। दम साधे मैं उसकी अगली बात का इंतजार कर रही थी और वह ना जाने किस शून्य को निहार रही थी कि अचानक वह बोली, मेरी मम्मी और आरव की मम्मी बचपन की सहेलियां थीं। एक ही कॉलोनी में पास पास रहती थीं। दोनों के पिता भी एक ही विभाग में थे। दोनों परिवारों के बीच एक तरह से पारिवारिक संबंध थे। साथ साथ स्कूल गई, फिर दोनों ने एक ही कॉलेज से स्नातक की परीक्षा भी पास करी। पर जहाँ एक ओर आरव की मम्मी की शादी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही एक व्यावसायिक परिवार में हो गई, वहीं मेरी मम्मी ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और फिर बीएड करने के बाद उनका चयन एक महाविद्यालय में हो गया। वहीं उनकी मुलाकात मेरे पापा से हुई थी, वे भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों का मानसिक तालमेल एक ही क्षेत्र से जुड़े होने के कारण बहुत अच्छा था। पापा हालांकि एक बड़े व्यवसायिक परिवार के सबसे छोटे बेटे थे, पर पारिवारिक व्यवसाय में रुचि न होने के कारण स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ छाड़कर उन्होंने अध्यापन कार्य चुना था। उस पर भी परिवार के लोगों ने यह सोचकर ज़्यादा विरोध नहीं किया कि 4 दिन का शौक है, लौटकर यहीं ही आएगा। पर अब पत्नी भी अपनी पसंद की लाने की बात पर तो विरोध होना ही था। काफ़ी मान मनौवल के बाद हालांकि विवाह की अनुमति तो मिल गई थी, घर के लाडले बेटे होने के कारण, लेकिन माँ को कभी भी पूर्ण हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए। बात बात पर दिए जाने वाले ताने, पापा के लिए आए एक 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 से एक धनाढ्य परिवारों के रिश्तों का बखान
और फिर सारी बातों का जिम्मेदार मम्मी को ठहराकर घर में आए दिन होने वाले क्लेशों से तंग आकर आखिरकार पापा ने अपना घर और अपने अधिकार दोनों ही छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। हमारा घर बेशक दादी के घर जितना बड़ा और सुविधाजनक नहीं था, पर वहाँ शांति और सुकून था। जिंदगी के उन सभी उतार चढ़ावों के बीच अगर कोई था जो हमेशा मम्मी के साथ था, वो आरव की मम्मी ही थी। बीतते समय के साथ साथ आरव के पिता की छोटी सी दुकान उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण एक बड़े एक्सपोर्ट हाउस में बदल गई थी। साथ ही बदलने लगा था उनके घर वालों का रवैया भी। पैसों और बिजनेस में भागीदारी को लेकर उनके घर आए दिन पारिवारिक कलह बढ़ने लगी थी। उनके अपने सगे भाइयों ने उन पर बिजनेस में उनका हिस्सा अलग करने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसी बीच अचानक एक बड़ा ऑर्डर रिजेक्ट होने के कारण आरव के पापा को भारी घाटा हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शायद संभाल ले जाते, पर उसी समय उनके भाइयों द्वारा संपत्ति के बंटवारे को लेकर भेजे गए कानूनी नोटिस का आघात वो सह नहीं पाए और एक दिन वो सोए तो फिर दोबारा नहीं उठे। अचानक हुए हृदयाघात के कारण वे नन्हे आरव और आंटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस समय आरव मात्र 5 साल के थे और मैं 2 साल की। पारिवारिक कलह और षड्यंत्रों का प्रभाव आरव पर ना पड़े, इस हिसाब से उसको दूर रखने के उद्देश्य से आंटी ने उसे अपने से दूर नैनीताल हॉस्टल में भेज दिया। उनके घर वालों ने एक बार फिर इस घड़ी में भी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उनसे उनका सब कुछ छीन लेना चाहा। पर ऐसे वक्त में माँ और पापा ने आंटी के साथ खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने का हौसला और हिम्मत दी और एक बार फिर से बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में लेने में मदद करी थी। आरव इन सब उलझनों और परेशानियों से दूर पूरी जिंदगी हॉस्टल में ही रहे। छुट्टियों में आते भी तो आंटी तमाम परेशानियों की परछाई भी अपने चेहरे पर आने नहीं देती थी। समय के साथ साथ माँ और आंटी एक दूसरे के और भी करीब आ गई थी। हम यानी मैं, माँ, पापा अक्सर आंटी के घर आते जाते। वो भी अपने हर सुख दुख के पल हमारे साथ ही बांटती थी कि एक दिन अचानक बाजार से लौटते हुए एक एक्सीडेंट में पापा की मृत्यु हो गई। अब बस माँ और आंटी ही थी, एक दूसरे की सुख दुख की साथी, और थी मैं, उनकी इस अटूट मित्रता का एकमात्र साक्षी। मैं उन दिनों अपने इंटर के बाद दिल्ली गई हुई थी। वहीं के एक कॉलेज में मेरा सिलेक्शन बीटेक में हो गया था। अभी पहुंचे हुए 2 दिन नहीं हुए थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी की दूसरी हृदय विदारक घटना की खबर मिली। माँ को साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा था। हमेशा से हर परेशानी को एक चुनौती समझकर स्वीकार करने वाली मेरी माँ, मेरे लिए एक मजबूत ढाल बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली मेरी माँ को भगवान ने भी छल से ही ठगा था, वरना बगैर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या के मेरी स्मार्ट माँ को ऐसे ही मुझसे छीन नहीं सकते थे। यह उनकी इच्छा शक्ति ही थी जो मेरे पहुंचने तक वे अपनी सांसों की डोर को थामे रहीं। जब तक मैं माँ के पास पहुंची उनकी हालत बहुत नाजुक थी, पर उस हालत में भी वो मुझे देखकर पल भर को ही सही आई चमक मुझे जिंदगी भर भूल नहीं सकती थी। मीरा की आवाज़ बोलते बोलते रुंध गई थी और गालों पर यत्न से छुपाई गई आंसुओं की बूंदें आखिरकार लुढ़क आई थीं। कितना कुछ सहा है इसने इस छोटी सी उम्र में। यह सोचते सोचते अचानक मुझे अम्मा की याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही रोज मेरा रास्ता देखती हैं और एक मैं हूँ जो अपनी जिद में वहां नहीं जाती। कल अगर उनको कुछ ख्याल मात्र से ही मेरा दिल बैठने लगा था। इसी इतवार को अम्मा से मिलने जाऊंगी। ये निर्णय भी मैंने मन ही मन ले लिया था। थोड़ा रुक कर मीरा फिर बोली, माँ ही आपकी जिंदगी में वह नेमत होती हैं जिसका महत्व उसके जाने के बाद और भी पता चलता है। अपनी उस नाजुक हालत में भी अगर उन्हें किसी की चिंता थी तो वह थी मैं। मानसी आंटी हमेशा की तरह उनके साथ थी। माँ बार बार उनसे एक ही बात दोहराए जा रही थी, मानसी, मेरी बेटी मीरा का ध्यान रखना। आंटी का बार बार उन्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा का आश्वासन उन पर कोई प्रभाव डालने में असमर्थ था। पता नहीं वह आंटी से क्या सुनना चाहती थी। अंततः आंटी ने आंसू भरी आंखों से उनका हाथ पकड़कर कहा, वैसे तो यह बात मैं तुमसे कब से कहना चाह रही थी, पर ऐसे कहनी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। मैं मीरा का हाथ अपने आरव के लिए तुमसे मांग रही हूँ। मैं मीरा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी, अपनी बहू बनाकर। अब से ये तेरी नहीं मेरी बेटी है। अचानक माँ के चेहरे पर एक अनोखी सी शांति छा गई, और जब तक मैं या मानसी आंटी कुछ समझते, माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर पापा के पास जा चुकी थी। पापा जो मम्मी से 1 साल पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। माँ को अगर पूरी दुनिया में पापा के बाद किसी पर विश्वास था तो वह मानसी आंटी ही थी। शायद उनके
मेरी जिम्मेदारी लेने के आश्वासन मात्र से ही वह शांति से जा सकी थी। मैं घर का सारा सामान बेच-बाच कर अपने ज़रूरी सामान के साथ आंटी के घर शिफ्ट हो गई थी और 15 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करने वापस दिल्ली चली गई थी। माँ के बाद वैसे भी उस शहर में एक-एक दिन गुजारना मुझे भारी लग रहा था। मानो पूरा का पूरा शहर अजनबी हो गया था, जहाँ से जाने के ख्याल को भी मैं सह नहीं पाती थी। वहाँ एक-एक दिन बिताना मुझे किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। मानसी आंटी का स्नेही व्यवहार भी मेरे दुख को कम नहीं कर पा रहा था। लगता था बस एक बार माँ की गोद में मुँह छुपाकर जी भर के रो लूँ तो शायद चैन मिल जाए। अचानक वो मेरा अपना शहर मेरे लिए पराया हो गया था। मैंने दिल्ली आकर खुद को पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त कर लिया था। किसी से बात करने की, मिलने-जुलने की और किसी भी तरह की गतिविधि में मेरी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो सब शायद माँ के जाने के दुख को भुलाने का मेरा अपना तरीका था। मुझे कॉलेज में घमंडी, किताबी कीड़ा, खड़ूस जैसी उपाधियाँ मिलने लगी थीं, पर मेरे उस स्वभाव के कारण जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। हम अक्सर दूसरों के व्यवहार, उनके स्वभाव को देखकर उनके प्रति अपने मन में उनके लिए राय बना लेते हैं, बगैर ये जानने की कोशिश किए कि आखिर वजह क्या है। आरव का चयन बीटेक करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद में हो गया था। छुट्टियों में हम दोनों घर आते, पर मैं जहाँ एक ओर अपने कमरे में ही बंद रहती थी, वहाँ दूसरी ओर आरव अपने दोस्तों में। मेरी बातचीत बस आंटी से ही होती, वो भी तब जब आरव घर पर नहीं होते। माँ की मृत्यु ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं आता था, किसी से मिलना भी नहीं। मैं एकदम गुमसुम सी हो गई थी। ऐसे में मानसी आंटी ही मुझे अक्सर खींच खांच कर कभी मूवी तो कभी शॉपिंग पर ले जाती, तो कभी मेरी पसंद की डिशेस बनाती। पर आंटी का मुझसे इतना प्यार जताना आरव को समझ में नहीं आता था। उसके लिए मैं एक ऐसी अनचाही मेहमान थी जो अचानक उसके परिवार का हिस्सा बन बैठी थी। मेरे माँ और आंटी के प्यार भरे उस रिश्ते से वो हमेशा अनजान जो थे। तुम्हारी आरव से कभी बात नहीं होती थी? आखिरकार बचपन से साथ साथ थे तुम दोनों? नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला था हमेशा आरव को हॉस्टल में ही देखा था, और छुट्टियों में जब वह घर आता भी था तो वह अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। कभी कभार हम लोग उसके घर जाते भी थे तो वह थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके अपने कमरे में घुसा रहता था। बार बार आंटी के बुलाने पर भी वह बाहर नहीं आता था। अंकल के बाद बाहर भेज दिए जाने के कारण वह कुछ अंतर्मुखी सा हो गया था। उसके मन में क्या चलता था वह किसी से शायद ही कहता था। वही वही हाल उसका तभी भी था। कभी कभार आंटी का दिल रखने की खातिर अगर वह मेरे और आंटी के साथ बैठ भी जाता, तो भी मेरे और उसके बीच ढूंढने पर भी कोई ऐसी याद नहीं मिलती जिसकी डोर पकड़कर हम दोनों कोई बात कर पाते। बल्कि बचपन की बातों का जिक्र होने पर आंटी को हर बार कोई ना कोई मेरे बचपन की बात ऐसी जरूर याद आ जाती थी जिस पर हम हंस पड़ते, और हमारी उन यादों में खुद को ना पाकर आरव का मूड खराब हो जाता। इंसान के लिए बचपन की यादें एक ऐसी अनमोल धरोहर होती हैं जो पूरी जिंदगी उसको उन खूबसूरत पलों से जोड़े रखती हैं, और आरव के पास शायद वह नहीं था। इसी कारण ऐसे किसी भी प्रसंग के शुरू होते ही वह उसी क्षण वहां से उठकर चला जाता और खुद को दोस्तों और पार्टियों में ही व्यस्त रखता। आंटी अगर उनके साथ समय ना बिताने का कभी उलाहना देती तो वह पलट कर एक ही जवाब देता, मेरा है ना आपके पास, फिर मेरी क्या ज़रूरत है आपको? समझ लीजिए अभी भी हॉस्टल में ही हूँ। उसकी ऐसी बातें आंटी को अंदर तक कितना आहत कर जाती, यह जानने की आरव ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी, ना ही उनकी आंखों में छिपी नमी को देखने की। ये सब पता नहीं क्यों मुझे एक अपराध बोध से भर देता था, और मैं खुद को माँ बेटे के बीच की एक अनचाही दीवार सा पाती थी, और अक्सर किसी न किसी बहाने से छुट्टियों के ख़त्म होने से बहुत पहले ही हॉस्टल लौट आती थी। मेरे जाने के बाद भी आरव घर पर कम ही टिकते थे। माँ से प्यार तो करते थे, पर कहीं ना कहीं बचपन में ही माँ से अलग होकर हॉस्टल भेज दिए जाने के कारण उनमें एक नाराजगी भी थी, और इसके लिए वो अब आंटी से दूर दूर रहकर पता नहीं उनको सजा देते थे या खुद को। दिन यूं ही बीत रहे थे। मेरे बीटेक पूरा हो चुका था और कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन बेंगलुरु की एक नामी बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था। मैंने निर्णय कर लिया था कि अब मैं माँ बेटे के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगी, वहीं बेंगलुरु में स्थायी रूप से बस जाऊंगी। मुझे देखकर आरव के चेहरे पर आती नाराजगी और चिढ़ के भाव बखूबी याद थे, पर इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आता था। मेरा बचपन माँ और आंटी के साथ बीता था। उनके साथ सुख दुख, खुशी और मायूसी के पलों को बहुत करीब से जिया और महसूस किया था मैंने। हमारा मांझी साझा था और इस बात से आरव खफा रहते थे।
हमेशा हमेशा के लिए बेंगलुरु जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आंटी के पास आना चाहती थी। झूठा ही सही पर आती जाती रहूंगी, यह आश्वासन देने के लिए। पर दुनिया में अगर इंसान का सोचा हुआ ही सब कुछ हो जाता, तो वह शायद ऊपर वाले के अस्तित्व को ही नकार देता। मेरे साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार जब आंटी के पास आई तो वह मुझे काफ़ी कमज़ोर और थकी-थकी सी लग रही थी। मेरे बार-बार पूछने पर भी जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो पहली बार आंटी ने फैमिली डॉक्टर से मिलकर आंटी की जानकारी लेने का मैंने फ़ैसला कर लिया। वहाँ जाकर जो कुछ भी डॉक्टर माथुर से सुना, वह मेरी रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आंटी कैंसर की बीमारी से एक लंबे समय से जूझ रही थीं और अब शायद उनके पास बहुत कम वक़्त बचा था। ये जानकर मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई थी। माँ के बाद अगर इस दुनिया में मेरा कोई था तो वह आंटी ही थी। मैं उनसे अगर दूर जाने की सोच भी रही थी तो वह भी उन्हीं के लिए, पर यहाँ तो वह ही मुझे अकेला छोड़कर जाने को तैयार थी। ऐसे वक्त में भी आरव का उनके पास ना होना मुझे गुस्सा दिला रहा था। जी में तो आ रहा था कि फ़ोन करके खरी खरी सुना दूँ, पर फिर सोचा कि वह भी तो मेरी तरह अनजान ही है। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने आरव को फ़ोन किया था, यह बताने के लिए कि आंटी की तबीयत खराब है, जितनी जल्दी आ सको आ जाओ। पर आरव ने कुछ नहीं बोला, बस हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया था। एक पल को मुझे लगा था कि शायद माँ की बीमारी की बात सुनकर वो निशब्द हो गया था। पर धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, न आरव आया न उनके आने की कोई खबर। हर आहट पर आंटी का बेसब्री से दरवाजे को देखना, रात में दिन में बार बार अपना मोबाइल चेक करना, ये देखने के लिए कि शायद आरव का कोई मैसेज हो, मुझे द्रवित कर रहा था। उनके चेहरे पर बढ़ती मायूसी आरव के प्रति मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। थक के मैंने उसे दोबारा फ़ोन किया। इस बार आंटी की बीमारी का नाम लेते ही आरव मुझ पर ही बरस पड़े। क्यों बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? तबीयत खराब है तो क्या हुआ? तुम हो तो वहाँ माँ की लाडली, उन्हें मेरी क्या ज़रूरत? और हाँ, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मुझे बुलाने के लिए फ़ोन करवाया है। इस पिछले कई महीनों से माँ ऐसा ही कर रही हैं। उस दिन पहली बार मुझे आरव से ज़्यादा अपने पर गुस्सा आया। क्यों माँ ने मुझे ज़बरदस्ती माँ बेटे की ज़िंदगी में धकेल कर दीवार बना दिया था। अगले दिन आंटी की दवाइयों का पर्चा ढूंढते समय मुझे उनकी डायरी मिली। आंटी डायरी भी लिखती थीं, ये मुझे आज ही पता चला था। मेरी माँ और आंटी की एक कॉमन आदत। पहले पन्ने पर आरव के जन्म की तस्वीर के साथ आंटी की उससे जुड़ी हर याद उस डायरी में कैद थी। अंकल की मृत्यु के बाद आरव को हॉस्टल भेजने की तकलीफ, उसकी यादों के सहारे गुजारे गए उनके एक एक दिन की पीड़ा, सिर्फ आरव की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की खातिर आंटी कैसे मर मर कर जीती रहीं। आरव का उनसे रूखा बर्ताव, घर आकर भी उनसे दूर दूर रहना, उन्हें अंदर तक कितना आहत कर देना, ये सब सहना उनके लिए कितना मुश्किल था। पर फिर भी जिस सहजता से और संयम से अपनी सारी भावनाएं छिपाकर उन्होंने अपने सभी कर्तव्य निभाए थे, यह जानकर मेरे मन में उनके लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था। अब मुझे आरव पर गुस्सा कम, दया ज़्यादा आ रही थी। कैसे वह बेटा होकर अपनी ही माँ को समझ नहीं पाया, और जो वक्त वह उनके साथ गुजार कर जीवन भर की यादों की पूंजी जुटा सकता था, कैसे उसने बेमतलब के दोस्तों के साथ बिताकर व्यर्थ गंवा दिया था। मन ही मन कुछ सोचकर एक बार फिर ढीठ बनकर मैंने उसे फ़ोन किया, और इस बार उससे भी कुछ ज़्यादा रूखी तरह से बोला। देखिए, मुझे बार-बार आपको फ़ोन करने का कोई शौक़ नहीं है। आपकी माँ की तबीयत बाकी बहुत ख़राब है। जितनी जल्दी हो सके आने का कष्ट करें, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। इतना कहकर ही मैंने फ़ोन लगभग पटक दिया था। पता नहीं मेरे शब्दों का असर था या कहीं न कहीं आरव को भी स्थिति का अंदाज़ा हो गया था। आरव अगले ही दिन आ गया था, पर अकेले नहीं। इस बार आरव अकेले नहीं थे। उसके साथ आई थी उसकी गर्लफ्रेंड वृंदा। घर पर पसरा सन्नाटा देखकर आरव को पहली बार शायद माँ की उनकी उपस्थिति की अहमियत का पता चल रहा था, क्योंकि आंटी तो उसके आने से एक हफ्ता पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती थी, और जिस दिन आरव को आना होता था उस दिन घर की रौनक ही और होती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था, और आज उसे पूरे माहौल में एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। क्योंकि आज वहाँ सब कुछ था, नहीं थी तो बस माँ। क्योंकि आरव को फ़ोन करने के बाद से ही आंटी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, और डॉक्टर अंकल की सलाह मानते हुए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, और तब से वहीं उनके पास बैठी आंटी को दिलासा दे रही थी कि बस आरव आते ही होंगे। और सच कहूँ तो उस दिन आरव को हॉस्पिटल में देखकर मुझे शायद पहली बार इतनी खुशी मिली थी।
आंटी को हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध देखकर आरव बेइंतहा घबरा गए थे। एक बार कातर नजरों से मेरी ओर देखा और फिर डॉक्टर से मिलने चले गए। लौट कर आए तो उनके चेहरे पर छाई निराशा की कालिमा बता रही थी कि डॉक्टर ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया है। उस नीम बेहोशी की हालत में भी आंटी बस आरव को ही पुकारे जा रही थीं और आरव चुपचाप सिर झुकाए माँ का हाथ थामे वहीं बैठ गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वह थी वृंदा। वह हॉस्पिटल में कितनी असुविधा महसूस कर रही थी, वह उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस संवेदनशील स्थिति में भी थोड़ी देर वहां रुकने की औपचारिकता निभाकर उसने आरव से घिन घर जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे औरों ने चुपचाप मान लिया और मुझसे उसे घर पर छोड़ने का प्रबंध करने के लिए रिक्वेस्ट करी। मैं भी वहां रात भर से ऐसे ही बैठी थी और मुझे घर जाकर आंटी के लिए कुछ जरूरी सामान भी लाना था, तो लिहाजा मुझे उसे लेकर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी मैं कुछ समय आरव और आंटी को अकेला छोड़ना चाह रही थी। बरसों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके पास वक्त बहुत थोड़ा ही बचा था। घर आकर वृंदा का लॉबी में पड़ा सामान उठवा कर गेस्ट रूम में रखवाया, पर वहां जाकर आराम करने में उसकी दिलचस्पी कुछ कम ही लग रही थी। वो जिस तरह घूम घूम कर घर को देख रही थी, उससे ये स्पष्ट पता चल रहा था कि शायद आरव के बारे में उसे अभी तक कुछ बातें थीं जो नहीं पता थीं। घर की आलीशान भव्यता से वो खासी प्रभावित नजर आ रही थी और मुझसे कुछ खफा। कारण ना मुझे पता था, ना जानने में कोई दिलचस्पी थी। आरव के आने से आंटी की हालत में काफी सुधार आने लगा था। रात दिन आरव बस वहीं माँ के पास बैठे रहते। पता नहीं दोनों माँ बेटा धीरे धीरे क्या बातें करते रहते थे। कभी कभी दोनों हंसने लगते थे तो कभी दोनों की आंखें नम हो जाती थीं। और उन दोनों को एक साथ इस तरह देखना मुझे एक अलग तरह का ही सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक बुरा सपना बीतने को है, अब सब ठीक हो जाएगा। घर पर वृंदा का व्यवहार दिन पर दिन अधिकारपूर्ण होता जा रहा था। वह घर पर सबसे इस तरह बर्ताव कर रही थी मानो अब सब कुछ उसे ही संभालना है। बजाय कुछ समय हॉस्पिटल में आंटी के साथ बिताने के, वो कभी ड्राइंग रूम की सेटिंग बदलती, कभी किचन में कुछ न कुछ बदलाव करती। मुझे ये सब इस मौके पर अजीब तो लगता, पर यह सोचकर नज़रअंदाज कर देती कि आज नहीं तो कल ये सब इसी को तो संभालना है। समझने दो, यहाँ की व्यवस्था पर उसका हर बात पर अपनी मर्जी करना, नौकरों पर हुक्म चलाना। घर के सबसे पुराने नौकर रघु काका को बहुत अखर रहा था। एक आध बार मुझसे भी दबे स्वर में नाराजगी जाहिर की, तो मैंने हंस के टाल दिया। काका, ये तुम्हारी नई मालकिन है, ज्यादा पंगा मत लेना। पर यह बात काका को कुछ अच्छी नहीं लगी थी और वह पता नहीं क्या बड़बड़ाते हुए चले गए थे। आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराए करीब एक हफ्ता हो गया था। उनकी हालत में अब काफी सुधार भी हो गया था। जब से आरव आए थे वो दिन रात वहीं माँ के पास ही रहते, मानो कई सालों की कमी को पूरा कर लेना चाहते हों। मैं हॉस्पिटल में तो रोज जाती, पर वहीं उनके रूम के बाहर पड़ी बेंच पर बैठी रहती। पता नहीं क्यों माँ बेटे के बीच खुद को एडजस्ट करने की बजाय दोनों को साथ बतियाते देखना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। उस दिन हॉस्पिटल पहुंची तो आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आरव वहीं पड़ी बेंच पर सो रहे थे। मैंने दवाई खिलाने के लिए आंटी को जगाया तो वह भी जाग गए। उसके उठने के बाद मैं हमेशा की तरह बाहर जाने लगी, तो इतने दिनों बाद पहली बार आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और धीरे धीरे कहने लगी, मैंने शिखा से वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पर तब मैं यह कहाँ जानती थी कि मेरी नन्ही सी नाजुक सी हर बात पर आंखें भिगोने वाली मेरी मीरा अंदर से इतनी मजबूत निकलेगी। बेटा, अब मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। तुम आज मुझसे यह वादा करो कि मेरे बाद तुम मेरे आरव का, मेरे घर का ख्याल रखोगी। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी? आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी कह रहे हैं आप जल्दी घर आएंगी और आपको ही मेरा ख्याल रखना है। मम्मी से वादा किया था ना आपने। कहते कहते मेरा गला रुंध गया था और इतने दिनों से छुपा कर रखे आंसू पता नहीं क्यों बह निकले थे। माँ, वृंदा भी तो है तुम्हारी देखभाल के लिए। आरव की बातों को लगभग नजरअंदाज करते हुए आंटी बस बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मीरा, मुझसे वादा करो तुम आरव को कभी अकेला नहीं छोड़ दोगी, हमेशा इसके साथ रहोगी। मेरे लिए स्थिति बहुत असहज होने लगी थी कि आंटी ने आरव का हाथ पकड़कर मेरे हाथों पर रख दिया और बोली, इसे मेरी अंतिम इच्छा समझना। मैं चाहती हूँ तुम और आरव ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहो, पति पत्नी के रूप में। और अचानक उनकी सांसों की डोर टूट गई। माँ के बाद इस तरह आंटी का मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए इतना दुखद होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कहाँ मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, कहाँ वह ही मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मुझे चली गई थी।
आंटी अपनी अंतिम इच्छा कहकर ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने का पूरा इंतजाम भी करके गई थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेरे और आरव के नाम आधी आधी कर दी थी, पर इस शर्त के साथ कि हम दोनों को विवाह करके पूरे 2 साल साथ रहना होगा। उसके बाद ही हम इसको पाने के अधिकारी होंगे, और अगर इससे पहले हम अलग हुए तो तत्काल प्रभाव से सारी संपत्ति एक धर्मार्थ ट्रस्ट को चली जाएगी। जाते जाते एक बार फिर आंटी मुझे आरव का गुनहगार बना गई थी। यह बात वृंदा को जाहिर जाहिर सी बात है कि सख्त बुरी लगी, और वह उसी शाम वापस लौट गई। रह गए बाद में मैं और आरव, अपनी अपनी सजा काटने को, एक दूसरे से नाखुश नाराज, पर फिर भी साथ साथ एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह। बोलते बोलते मीरा की आंखें भर आई थीं। थोड़ा रुक कर मैं बोली, यार मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे जैसी लड़की इतना सब होने पर भी चुप कैसे रह गई। बताया क्यों नहीं आरव को कि ये सजा तुम्हारे लिए भी उतनी ही तकलीफ दे है जितनी वह इसे अपने लिए समझ रहा है। कहती तो तब ना जब हमारे बीच कभी कोई बात होती। आज भी हम दोनों साथ होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी ही हैं। अपने अपने खोल में बंद, हम दोनों अपने खर्चे खुद उठाते हैं, अपना अपना काम खुद करते हैं, और यह सिलसिला पिछले 1 साल 10 महीनों से यूं ही चल रहा है। इसी दौरान आरव ने 2-3 नौकरियां भी छोड़ दी, शायद उन्हें किसी की तलाश थी, और मैं भी हर जगह उनके साथ एक अनवांटेड गेस्ट की तरह यहाँ वहाँ घूमती रही, अपने कैरियर को दांव पर लगाकर, क्योंकि आरव का ऐसा मानना है कि मेरी जिंदगी का तो मकसद पूरा हो ही गया, उसकी माँ की दौलत में आधे हिस्से की अधिकारी बनकर। अब मुझे और क्या चाहिए। वो तो बस एक एक दिन गिन रहा है 2 साल पूरे होने का, ताकि वह मुझसे तलाक लेकर वृंदा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। वृंदा, वो तो तभी वापस चली गई थी ना। हाँ, पर आरव ने उसे ढूंढ कर 2 साल और इंतजार करने के लिए महीन मना ही लिया, और आजकल तो वह यही है, इसी शहर में आरव की ही कंपनी में। ओहो, तभी आरव अक्सर रात को देर से घर आता है। हाँ, वृंदा को क्लब, लेट नाइट पार्टी वगैरह बहुत पसंद है। वह काफ़ी कूल टाइप है, हाँ, पर प्लीज़ बुरा मत मानना, तुम्हारे मिस्टर सड़ू हैं काफ़ी फूल टाइप। वो इन्हें आराम से घुमा रही है और ये घूम रहे हैं। अरे नहीं, बल्कि मुझे तो काफ़ी सीरियस लगती है आरव को लेकर, वरना 2 साल इंतज़ार कौन करता। इन जनाब को तो मैं 2 महीनों बाद पूरी ना सही आधी प्रॉपर्टी भी मिल ही जाएगी, बढ़िया जॉब है ही, और वृंदा भी मिल जाएगी। और तुम्हारा क्या, ये कैसा रिश्ता और ये कैसी जिम्मेदारी निभाई तुम्हारी आंटी ने अपने बददिमाग और ढीठ लड़के को तुम्हारे पल्ले बांध कर। एक गहरी सांस लेकर मीरा बोली, यही पहेली तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, पर मुझे ज़रूर पता है कि 2 महीने बाद मुझे क्या करना है। मैंने सोच लिया है, अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी आरव के नाम करके मैं हमेशा हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ मेरी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी निशानी ना हो। क्वालिफाइड हूँ, अपना गुजारा आराम से चला लूँगी, पर हाँ, ये बात पक्की है कि इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी जिसके कारण मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय और अवसर गंवाने पड़े। अपने आत्मसम्मान पर लालच का धब्बा मुझे अब गंवारा नहीं है। बोलते बोलते एक बार फिर मीरा का गला भर आया था। मीरा के साथ साथ बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी पर निगाह पड़ी तो देखा रात के 9 बज रहे थे। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ, ऐसे एकदम से कैसे खड़ी हो गई। मीरा ने मुझे जाने को तैयार देखकर पूछा, घड़ी देखो 9 बज रहे हैं, आज पूरा दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ, अब चलो खाना खाकर ही जाना, और सामने ही तो जाना है, कौन सा बहुत दूर है। प्रस्ताव तो अच्छा था, और कोई दिन होता तो शायद मैं रुकने से पहले सोचती भी नहीं, पर आज पता नहीं क्यों ये ख्याल आ रहा था कि रोज अम्मा याद से मुझे रात को ठीक 9:30 बजे वीडियो कॉल करती हैं, और मैं कभी उठाती हूँ कभी भूल जाती हूँ। कल अगर अम्मा ना हुई तो किसे मेरी इतनी फिक्र होगी। अरे नहीं मीरा, 9:30 बजे अम्मा का वीडियो कॉल आएगा। अगर बात नहीं होगी तो उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। चलो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकती, पर सच में आज तुमसे यह सब कहकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे ऊपर रखा कोई बोझ उतर गया हो। थैंक्स, मेरी बकबक इतनी देर तक सुनने के लिए। वाह जी वाह, दोस्त भी बोलती हो और थैंक्स भी बोल रही हो। इतनी फॉर्मल होगी तो मैं नहीं आती यहाँ दोबारा। चल कोई नहीं, तो मैं आ जाऊंगी, कहकर मीरा मुस्कुराई। ये की ना दोस्तों वाली बात। चल अब चलती हूँ, नहीं तो अम्मा का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मीरा से विदा लेकर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलते वक्त मैं उसी के बारे में ही सोच रही थी। इतनी सुघड़, सुंदर और काबिल लड़की को कहाँ इमोशनल बंधनों में बांध कर उसकी आंटी चली गई। आज उसकी माँ होती तो क्या ऐसा होता, और कहीं होती तो पति 100-100 नाज उठा
कर भी ऐसी पत्नी मिलने पर अपने भाग्य मनाता, और एक ये है मिस्टर सड़ू, जाने किस वृंदा के पीछे पड़कर ऐसी सोने सी पत्नी को गंवा रहा है। अचानक मुझे आरव और वृंदा पर जोर का गुस्सा आने लगा, जो कि मेरे सभी ख्यालों के साथ घड़ी पर निगाह पड़ते ही छूमंतर हो गया। जल्दी जल्दी फिर से सब्जी काटी और आटा निकालकर सब्जी गर्म करी और झटपट रोटियां सेंक कर खाने बैठी ही थी कि अम्मा की कॉल आ गई। अब खाना खा रही है। सुबह के बाद अम्मा को सुबह शाम मैंने क्या खाया इसकी अपडेट देनी जरूरी थी, जो आज मैंने नहीं दिया था, और अब सामने था उनका रैपिड फायर राउंड। नहीं अम्मा, खाया था, पर सामने एक सहेली बन गई है उसके साथ। कौन सी सहेली? हमें तो न बताया आज तक किसी सहेली के बारे में। अरे बताया तो था ना अम्मा, तुम ही भूल जाती हो। वही जो सामने रहती है, सुंदर सी। चल छोड़, अपनी सहेली को देख तो कौन आया है। अचानक स्क्रीन पर विशाल भैया दिखे, मेरी ताई जी के बेटे और मेरे फेवरेट भैया। मैं खुशी से चीख पड़ी, विशाल भैया आप कब आए यूएस से? आज सुबह ही आया हूँ चुटकी, और अब घर में ही कैद हूँ। अच्छा जी, अब घर कैद लगने लगी है? क्यों, कोई भाभी तो नहीं छोड़ आए वहीं पसंद करके? तू नहीं सुधरेगी। कैसी पढ़ाई कर रही है तू वहाँ? कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। वहाँ कोविड किस बुरी तरह से फैल रहा है। इससे पहले सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाए मैं यहाँ लौट आया। 2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते पहले क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी एयरपोर्ट पर सभी बाहर से आने वालों को एहतियातन 14 दिन तक घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, इसीलिए घर पर कैद ही हूँ। हाँ, कुछ तो मैंने भी सुना है, पर यहाँ तो अभी तक कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया। नहीं सुना तो अच्छी बात, पर फिर भी अपना ख्याल रखना। फ़ोन तो कट गया, पर मुझे मीरा की चिंता होने लगी। आरव भी तो यूएस से कल सुबह आ रहा है। कहीं जनाब जाते जाते ये तोहफा मीरा को ना दे जाएं। तुरंत मीरा का नंबर मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंधेरा था। चलो सुबह सुबह बता दूंगी। और अब मुझे भी के झोंके आने लगे थे। मीरा अभी सो ही रही थी कि अचानक हॉल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुछ देर तक वह आरव के रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ का इंतजार करती रही, पर कहीं कोई आहट नहीं सुनाई दी। कहीं कोई और चोर उचक्का तो नहीं घुस आया। इसी ख्याल मात्र से ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बाथरूम से वाइपर निकालकर दबे पांव हॉल में आई तो एकदम से हैरान रह गई। बाहर लाउंजर पर आरव एकदम बेसुध लेटा था, यहाँ तक कि उसके कदमों की आहट भी उसे जगा न सकी। धीरे धीरे कदमों से वह उसके पास पहुंची, तभी वह वैसे ही पड़ा रहा और थोड़ी सी घबरा गई थी वह। पहले भी ये अक्सर बाहर जाता रहा है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। आज ऐसी क्या बात हो गई जो ये बेसुध है? कहीं पीने पिलाने तो नहीं लग गया, या कहीं बेहोश तो नहीं है? यह सोचकर उसने उसकी नाक के पास हाथ रखकर धीरे से चेक करा। कोई बदबू नहीं थी, पर उसके कोलोन की खुशबू ने यह शक दूर कर दिया था। आरव ने जूते तक नहीं उतारे थे और एक पैर भी नीचे था। उसने धीरे से दोनों पैर उठाकर ऊपर रखे और उसका चश्मा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया था तो अचानक उसका हाथ उसके गाल को छू गया। एक झटके से उसने हाथ हटा लिया। इतना गर्म, कहीं बुखार तो नहीं? लग तो ऐसा ही रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उसका चश्मा उतार कर टेबल पर रखा, उसके कंधे पर टिके लैपटॉप का बैग को धीरे से हटाया, उसके जूते उतार कर दोनों पैर सीधे करे और ना चाहते हुए भी उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार फिर से देखा। माथा लगभग जल रहा था। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आरव ने एक बार भी आंखें खोलकर नहीं देखा था। बेसुध सा पड़ा हुआ आरव उसे किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। हालांकि तेज बुखार के कारण उसके चेहरे की रौनक कहीं खो सी गई थी। अपने रूम से दवाई लेकर आई, पर फिर ख्याल आया कि पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। खाली पेट दवा उल्टा ही असर कर सकती है, ऐसा माँ कहती हैं। दोबारा छूकर देखा तो बुखार की तपिश कुछ और ज्यादा बढ़ गई थी। हार कर ठंडे पानी की पट्टियां रखने का ही विकल्प उसे समझ में आया। चुपचाप किचन से एक बाउल में पानी और कपड़ा लेकर आ गई और पट्टी रखनी शुरू करी। करीब आधे घंटे तक पट्टियां रखने के बाद उसे बुखार की तेजी में कुछ कमी महसूस हुई तो वह पुनः जोश से फिर पट्टियां रखने लगी। 1 घंटे बाद बुखार तो कम हो गया था, पर फिर भी आरव को ऐसे छोड़कर जाने का उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वह वहीं आरव के सिरहाने पड़े सोफे पर पैर मोड़ कर बैठ गई। नींद के झोंकों के बावजूद थोड़ी थोड़ी देर में उसकी आंख आरव का हाल देखने के लिए अपने आप खुल जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे जब आरव ने पूरी रात के बाद करवट बदली और चेहरे पर आई तकलीफ कम होने पर आए सुकून को देखकर उसे भी राहत की सांस आई, और वह धीरे से उठकर फ्रेश होकर चाय बनाने चल दी। आरव की आंख खुली तो पूरे घर में अदरक तुलसी वाली चाय की महक थी, ठीक वैसी जैसी चाय उसकी माँ बनाती थी जब वह विंटर ब्रेक में घर आता था। तो क्या माँ सचमुच
या अभी भी वह सपना ही देख रहा है कि माँ उसके सिरहाने बैठी उसके माथे को अपने कोमल और शीतल हाथों से सहला रही थी। वैसे ही जब वह कभी बीमार पड़ जाता था और माँ पूरी पूरी रात उसके पास बैठी उसका सर सहलाती रहती थी, वह एक बार फिर आंखें मूंद कर उसी स्पर्श को महसूस करना चाहता था कि तभी सामने से मीरा एक ट्रे में चाय और नाश्ता ले आई। तो क्या रात भर? नहीं, इस मतलबी लड़की का कोई एहसान नहीं लेना मुझको। पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, पहले माँ और फिर वृंदा को उससे दूर करके। वह झटके से उठकर अपने कमरे में जाना चाहता था, पर शरीर ने मन की बात मानने से इनकार कर दिया था। उठने की कोशिश में एक बार फिर भरभराकर लाउंजर पर गिर गया था। लेटे रहो, रात भर तेज बुखार था आपको। चाय पीकर कुछ खा लीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। मीठे लेकिन दृढ़ शब्दों में मीरा उससे बोली। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। वह कहना चाहता था, पर सामने प्लेट में रखे चीज आमलेट से उठती सुगंध और पेट में दौड़ते चूहों ने उसे याद दिलाया कि उसने फ्लाइट से पहले भी वृंदा से झगड़ा हो जाने के कारण कुछ नहीं खाया था, और इसी के साथ ना खाने के उसके सारे संकल्प ढेर हो गए। माँ भी जब भी वह हॉस्टल से आता था तो उसका पसंदीदा चीज ऑमलेट बनाकर उसको खिलाती थी। हालांकि उसने माँ को कभी बताया नहीं था, उन्हें सब पता चल जाता था सिवाय एक बात के, शायद इसी लड़की के कारण। और आज ये स्वार्थी लड़की क्या जताना चाह रही है? अंततः पेट के चूहों के आगे तमाम तर्कों और दिमाग में ने हथियार डाल दिए थे और वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते उसके मन में मीरा के प्रति कटुता थोड़ी कम हो गई थी। नाश्ता तो अच्छा बनाती है, कुछ कुछ माँ के हाथ का स्वाद आ रहा है। हो सकता है माँ को इम्प्रेस करने के लिए ही उसने सीखा हो, ऐसे ही थोड़ी माँ उसे इतना लाड़ लड़ाती है। खैर, मुझे क्या है, कुछ ही दिनों की बात है, तो फिर ये अपने रास्ते में अपने। पता नहीं क्यों इस मौके पर अचानक उसे वृंदा का खाना बनाने के नाम से ही चिढ़ जाना याद आ गया था। जिंदगी में खाना बनाने के अलावा भी कई और ज़रूरी काम होते हैं। हर लड़की खाना बनाना सीखे ये ज़रूरी तो नहीं। फिर मैं भी तो तुम्हारी जितनी ही क्वालिफाइड हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है, फिर मुझसे ही ऐसी उम्मीद क्यों? बात तो वृंदा एकदम सही कर रही थी कि लड़कियां ही खाना क्यों बनाएं। आज वाकई वो किसी काम में जब लड़कों को टक्कर दे रही हैं तो ये बोझ उन पर ही क्यों डाला जाए। और खाने का क्या, वो तो कभी भी ऑर्डर करके मंगवाया जा सकता है, फिर किचन में क्यों घुसे रहना। तभी उसकी नज़र सामने बैठी मीरा पर पड़ी। क्वालिफिकेशन तो इसकी भी कम नहीं है, पर खैर, लालच इंसान से जो ना करवाए। टिंग टिंग डोरबेल की आवाज़ से उसके विचारों की श्रृंखला टूटी। वह उठता उससे पहले ही मीरा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पास के ही क्लिनिक के डॉक्टर सहाय थे, बाकायदा मास्क लगाए हुए। आते ही उन्होंने उससे सवालों की झड़ी सी लगा दी। कब से बुखार आ रहा है? जी कल रात से। पिछले 10 दिनों में आप कहीं बाहर गए थे? जी कल ही यूके से वापस लौटा हूँ। गले में किसी प्रकार की कोई खराश, दर्द या खांसी की तकलीफ? जी नहीं, बस बुखार ही था, और अब तो शायद वह भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने मास्क और ग्लव्स पहनने होने के बावजूद उसको छूने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज किए, और उसे कुछ अजीब तो लगा, पर डॉक्टर हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा सोचकर ज़्यादा तूल नहीं दिया। गला खखार कर डॉक्टर साहब बोले, देखिए, ये तो अब तक आप भी जान गए होंगे कि अब भारत में भी बाहर से आए लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। आप में हालांकि अभी फिलहाल सिवाय बुखार के कोई और लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं आपकी पूरी जांच करवाना चाहता हूँ, ताकि पूरी तसल्ली हो सके, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपकी पत्नी की भी ज़िंदगी का सवाल है। पर डॉक्टर साहब, इन्हें तो स्ट्रेस के कारण भी बुखार आ जाता है, इसमें संक्रमण वाली कोई बात नहीं है। मीरा की इस दलील को डॉक्टर सहाय ने लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। देखो मीरा बेटा, भगवान ना करे कोई संक्रमण निकले, पर फिर भी जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, आप दोनों मेहरबानी करके घर से बाहर ना निकलें और ना ही किसी को आने दें, और कम से कम 14 दिन तक के लिए होम क्वारंटाइन करें। और हाँ, जरा एक दूसरे से भी दूरी रखें। यू नो व्हाट आई मीन। पता नहीं पर क्यों पल भर के लिए मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से से या शर्म से उसने समझ नहीं आया, पर उसकी निगाह मीरा के चेहरे पर टिक कर रह गई थी। ये लड़की कैसे जानती है कि उसकी चाइल्डहुड प्रॉब्लम के बारे में, कि ज़्यादा स्ट्रेस से उसे बुखार आ जाता है? उसने तो इसे कभी बताया ही नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में सरकारी लैब से जांच के लिए फ़ोन करके गए ही थे कि कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उनके द्वारा बढ़ती जा रही सावधानियों को देखकर उसे हालत की गंभीरता का अंदाजा हो रहा था। जांच के बाद मीरा को उसे किस तरह से आइसोलेट करना है संबंधित निर्देश देकर वे चले गए। 14 दिन घर के अंदर, इसके साथ सोचकर ही उसे तनाव सा होने लगा था।
वृंदा को क्या बताएगा और क्या वो समझेगी? ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस किसी बात का स्ट्रेस है। तुम्हारा रूम ठीक कर दिया है, जाकर आराम करो। मीरा की आवाज़ से उसके विचारों की कड़ी टूटी। कमरे में हर चीज़ करीने से लगी थी। साफ सुथरे बिस्तर पर उसका लोअर और टी शर्ट रखे थे और उसका फ़ोन। रात के बाद अब उसे अपने फ़ोन की याद आई थी। वापस लॉबी में जाने के लिए मुड़ा तो देखा वहीं साइड टेबल पर चार्जिंग में लगा था। हर चीज़ को हाथ लगा रही है, पूरा फ़ायदा उठा रही मेरे बीमार होने का। एक बार फिर उसे मीरा पर रोष आया और वह मन ही मन भुनभुनाता कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम से आकर उसे सबसे पहले वृंदा की याद आई। कितना अपसेट हो गई थी ये जानकर कि उसे अभी 2 महीने मीरा के साथ और रहना है। पर ये बात तो वह कब से उसे बता चुका था, और उसका पुश्तैनी घर जहाँ आज भी माँ पापा की यादें बसी हैं, उसे बेचने की अजीब सी जिद। खैर शायद वो नहीं चाहती होगी कि वह पिछली बातें सोचकर दुखी हो, पर फिर भी इस बात पर इतना गुस्सा। बड़ी मुश्किल से गोवा जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के वादे पर मानी थी। इन्हीं ख्यालों में डूबता उतराता वह वृंदा का नंबर मिलाने लगा था। फोन उठाते ही वृंदा का चहकता स्वर आया। हाय स्वीटी, अब टाइम मिला है फोन करने का। फ्लाइट और होटल की बुकिंग हो गई कल के लिए? नहीं यार, वो मुझे कल रात से फीवर आ गया था, इसलिए नहीं कर पाया। कोई नहीं, अब कर लो। नहीं कर पाऊंगा, अभी डॉक्टर आए थे, उन्हें शक है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो। उसके लिए टेस्ट करवाए हैं और बाहर कहीं भी जाने से मना किया है। ऐसा करो कि तुम यहीं आ जाओ, 2 एक दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी और वो तो नेगेटिव ही आनी है। बस फिर यहीं से चल देंगे गोवा। अब तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा है जान। डॉक्टर को कोरोना का शक है और तुम मुझे वहां आने को कह रहे हो? हाउ मीन यू आर सॉरी, मैं तो वहां किसी हाल में वहां नहीं आऊंगी। और नेगेटिव ही आएगी, ये तुमको कैसे पता? ऐसा है तुम्हें गोवा नहीं आना है तो मत आओ। मेरा बर्थडे तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल माई डे। तुम्हें आना हो तो आ जाना, वरना वहाँ मीरा तो है ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। आधी प्रॉपर्टी की मालकिन का इतना फर्ज तो बनता भी है। वैसे भी वो अभी भी फिलहाल 2 महीनों के लिए ही सही तुम्हारी पत्नी तो है ही। अरे पर सुनो, पर सुनने वाला कोई नहीं था। वृंदा फोन काट चुकी थी। उसे एक बार फिर माँ और मीरा पर झुंझलाहट हो आई थी। बेकार के लिए उसे शादी में फंसा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वृंदा के बारे में, उसकी नाराजगी के बारे में सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा था। इतनी तुनक मिजाज क्यों है ये आखिर? एक बार कोई बात पकड़ ले तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ? उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और बस एक कप कॉफी पीने की इच्छा हो रही थी कि तभी सामने से मेरा एक ट्रे में कॉफी और उसकी पसंद के बनाना वेफर ले आई थी। ये लड़की अंतर्यामी है या कोई जादूगर? नहीं, मेरे मन में बस ख्याल उठता ही था। कौन ये आ गई कॉफी लेकर? उसके चेहरे पर आए आश्चर्य को देखकर मीरा बोली, अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना ली। तुम भी तो अक्सर फ्रेश होने के बाद कॉफी पीते हो। लेकिन अगर मन नहीं हो तो मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं, अब बन ही गई है तो। बात अधूरी छोड़कर उसने ट्रे थाम ली और आज पहली बार मीरा से उसकी इतनी बात हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज़ हमेशा से इतनी मीठी थी या आज उसे ही लग रही थी। मैं भी फीवर के कारण कभी मीरा, कभी वृंदा, तो कभी अपने बारे में सोचते सोचते कब वह गहरी नींद में डूब गया उसे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो दिन डूब गया था और पूरे घर में खाने की महक आ रही थी जो उसकी भूख के एहसास को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि जाकर मैगी बना ले या खाना ऑर्डर कर दे। ऑर्डर करने पर आने में कुछ तो समय लगेगा। मैगी ही ठीक रहेगी। बुखार तो नहीं था पर कमजोरी अभी भी लग रही थी। पर भूख के आगे सब बेकार था। किसी तरह हिम्मत करके उठा और किचन की तरफ जाने लगा कि अचानक लॉबी में रखे स्टूल से टकरा कर लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसे थाम कर बड़े जतन से वहीं सोफे पर बैठा दिया। सामने कैसरोल प्लेट, डोंगे में दही कराता, सलाद और अचार रखा था। वेज बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए भी बनाई है, खाओगे? करना तो ना चाहता था पर एक बार फिर पेट के चूहों ने दिमाग की बोलती बंद कर दी थी। उसने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। मीरा ने एक प्लेट में खाना परोसा और वहीं उसके छोटे से मंदिर में भोग लगाने चली गई। बिल्कुल माँ की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसे यह सब कुछ माँ ने ही बताया था? पर कब? मीरा, शिखा और उसकी माँ किस अनजान डोर से बनी थी, ये सब कब समझ पाया था जो अब समझता? खाना ज्यादा स्वादिष्ट था या उसे भूख ज्यादा लगी थी, यह तय करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद तृप्ति मिली हो। खाना खाकर कमरे में आया और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज में अगले दिन जनता कर्फ्यू जैसी कुछ खबरें आ रही थी। नेट खोलकर कंफर्म किया तो पता चला कि कोरोना के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक दिन के जनता कर्फ्यू का आग्रह किया है।
उसे अब स्थिति की गंभीरता और डॉक्टर सहाय की चिंता का कारण समझ में आ रहा था। बात यूं तो बस एक ही दिन की थी, पर पता नहीं क्यों कुछ और भी आभास हो रहा था। उसने फोन पर ही राशन और अन्य जरूरत का सामान पास के स्टोर से ऑर्डर करके मंगवा लिया। ठीक 1 घंटे बाद जब डिलीवरी बॉय ने घंटी बजाई तो उस वक्त मीरा वहीं हॉल में बैठी कुछ पढ़ रही थी। दरवाजा खोलकर उसने घड़ी देखी। इतनी हड़बड़ी क्या थी लाने की? टाइम देखो, 10:30 से ऊपर हो रहा है और तुम्हारा स्टोर तो 9 बजे तक ही बंद हो जाता है। क्या बताएं भाभी जी, आपका ऑर्डर ही इतना देर से मिला और भैया जी ने कल के कारण आज ही भेजने को बोला था। कल के कारण? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी आरव की आवाज आई। हाँ, मैंने ही मंगवाया है। कल दिन भर जनता कर्फ्यू है इसलिए। जनता कर्फ्यू? कोई खास बात थी तो मुझे भी बता देते, मैं भी कुछ सामान मंगवा लेती। डोंट वरी, मैंने सारा सामान ज्यादा ही मंगवाया है। तुम ले सकती हो, कुछ तुम्हारा भी है जो मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच। अरे, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। कल से तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इतनी सभ्यता है इस घमंडी में, या ये मेरे किए का एहसान उतार रहा है? सामान संभालते हुए उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जाने या अनजाने आरव को उसकी पसंद और जरूरत का अंदाजा था। आरव के सो जाने के बाद मीरा को जब बहुत देर तक नींद नहीं आई तो वह चुपचाप अपने और आरव के रूम से जुड़ी कॉमन बालकनी में आकर खड़ी हो गई और आसमान में छिटके तारों में अपनी माँ को ढूंढने लगी। ऐसा उसने अपने बचपन में सुना था कि जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं वह आसमान में तारे बनकर हमें वहां से देखते रहते हैं। आज पता नहीं क्यों उस बचकानी बात पर भी यकीन करने को उसका दिल कर रहा था। तारों को निहारते और माँ के बारे में सोचते सोचते कब उसकी पलकों पर निंदिया रानी उतर आई उसे पता ही नहीं चला। आंख खुली तो दिन निकल गया था। आसमान में उगते सूरज की लाली को निहारते और चिड़ियों की चहचहाट को सुनते वह वैसे ही पड़ी रही कि तभी अब अभी सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के कोमल स्पर्श को महसूस करती आंखें बंद किए चिड़ियों की आवाज सुन रही थी कि अचानक उसे किसी के अपने बिल्कुल पास खड़े होने का एहसास हुआ। अचानक चौंक कर आंखें खोली तो देखा आरव 2 कप चाय लेकर खड़े हुए हैं। अरे, तुमने क्यों बनाई? मैं अभी उठने ही वाली थी, कहकर वह उठने ही लगी थी कि उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी, चादर पर पड़ी जो शायद आरव ने ही उसे उठाई होगी। पर कब? हे भगवान! तो क्या वो यहाँ रात भर ऐसे ही बेसुध पड़ी सोती रही? अपने ऊपर उसे ये वक्त इतनी खीज और शर्म आई कि उसका चेहरा लाल हो गया। खिसियाकर अचानक उठने लगी तो लड़खड़ाकर वापस चेयर पर गिर गई। बैठी रहो, पैर सो गए होंगे। रात भर यहाँ ऐसे कैसे बैठी रही? मौसम बदल रहा है, अभी तबीयत खराब हो जाती तो। वह चुपचाप वहीं बैठकर चाय पीने लगी। आज इतने दिनों बाद आरव का उससे इतनी अच्छी तरह बात करना, उसकी फिक्र करना उसके लिए एक नया ही अनुभव था। पर जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। चाय खत्म करके आरव वापस अपने रूम में चला गया था, शायद वृंदा को फोन करने। उसका अनुमान तो सही था। हेलो वृंदा, अरे यार सुनो तो। फोन शायद कट गया था। वृंदा ही थी, पर शायद अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इतना क्यों नाराज है? ये कर्फ्यू क्या उसने लगाया है? इन्हीं ख्यालों में डूबा आरव एक बार फिर वापस बालकनी में आकर बैठ गया था। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर एक बार तो उसे हंसी आ गई, पर फिर उसकी मना स्थिति के बारे में सोचकर खुद को संयत करके गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है या डॉक्टर को फिर से कॉल करूं? नहीं, तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक है, और ना भी होती तो डॉक्टर भी आज नहीं आ सकते थे। फिर क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा सा लग रहा है? क्या बताऊं, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, बस वो इतना जरूर चाहती हैं कि वो जिन्हें पसंद करें वो उस पर ध्यान दें, उनको समझें, उन्हें सपोर्ट करें। हाँ, वो तो मैं करता ही हूँ। आज तक मैंने कभी भी वृंदा पर अपने डिसीजन नहीं थोपे, ना ही कभी अपनी कोई अपेक्षा लादी है। पर फिर भी वो हमेशा अपने मन की ही करना चाहती है। मुझे उस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यार कभी कभी तो दूसरे की मजबूरी भी समझनी चाहिए कि नहीं? या बस गुस्सा करते रहना चाहिए? क्या हुआ है? किस बात पर वो इतनी नाराज है? मैं मिली हूँ उससे, अच्छी है वह, जरूर किसी बात से हर्ट हो गई होगी। यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात बस इतनी सी थी कि अभी जब मैं टूर पर जा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि इस बार वो अपना बर्थडे गोवा में यादगार तरीके से मनाना चाहती है। मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? मैं भी कह दिया ओके डार्लिंग, क्योंकि मैं उसके बर्थडे से 2-3 दिन पहले ही वापस आने वाला था। पर आप जो सोचते हैं जिंदगी हमेशा वैसा नहीं चलती। वहाँ अचानक कुछ ऐसा काम आ गया कि मुझे अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, और अगले दिन जब निकलने लगा तब बात वृंदा को मैंने तब बताई।
बस इसी बात से वो अब तक नाराज़ है। यहाँ आकर मैंने सोचा था कि सीधे उसके पास ही चला जाऊँगा, पर फ्लाइट में ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सीधे घर आ गया। और उसके बाद तो तुम जानती ही हो कि क्या हुआ। मुझे उसकी नाराज़गी से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कल अगर वो गोवा चली गई होगी, तो आज का ये कर्फ्यू कहीं आगे बढ़ गया तो वह वापस कैसे आएगी? और वहाँ पता नहीं कोई है भी उसके साथ या नहीं। इसलिए बार-बार फ़ोन कर रहा हूँ और वो है कि उठा नहीं रही है। पता नहीं कौन उसका फ़ोन बार-बार उठाकर काट रहा है। बात तो वाक़ई चिंता की है। चलो तुम उसके साथ-साथ उसकी फ्रेंड्स से भी पूछ लो कि कौन-कौन गया है उसके साथ। अगर तुम कहो तो मैं ट्राई करूँ उसका नंबर। तुम करोगी उसको फ़ोन? हाँ, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? जानती भी हो वो इस बात का कितना बड़ा इश्यू बना सकती है, कितना चिढ़ती है वो तुमसे। वो तो स्वाभाविक है, वो तुमसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, इतने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और सारी बातों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए हूँ मैं। तो चिढ़ना इज़ नेचुरल, इसमें क्या गलत है? और तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? तुम्हारी भी तो ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था, पर तुम पर नहीं, अपने आप पर। क्यों मैं उस वक़्त आंटी से मना नहीं कर पाई इस रिश्ते के लिए, जिसके लिए ना तुम तैयार थे ना मैं। पर अब सोचती हूँ कि अभी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम दोनों सखियाँ अब चैन से तो होंगी। और अब समय भी कितना बचा है, बस 2 महीने, फिर तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने। कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात बोल गई ये। आरव कुछ समझकर भी ना समझ पाने की स्थिति में था और क्या कह रही थी। मैं जाऊंगी अपने रास्ते। कहाँ जाने के लिए कह रही थी कि तभी मीरा वृंदा का नंबर लेकर उसे फोन करने चली गई। फोन इस बार उठ गया था। उस तरफ से वृंदा ही थी। हाय वृंदा, मैं मीरा। वो बात यह है कि आरव बहुत परेशान है, कल से बहुत देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा है। प्लीज तुम एक बार उससे बात कर लो। बात कर लूं? हु आर यू? तुम कौन हो हमारे आपसी मामले में टांग अड़ाने वाली? माइंड योर ओन बिजनेस। और जब मेरा मन होगा मैं बात कर लूंगी। बार बार फोन करके मेरा मूड और बर्थडे स्पॉइल कर ना करे। इतना कहकर फोन काट दिया था वृंदा ने। आरव का मूड ठीक करने के लिए मीरा ने फोन स्पीकर पर किया हुआ था, पर वृंदा की बात सुनकर शायद उसका मूड और बिगड़ गया था और वह रूम से बाहर जा चुका था। एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। अपने बर्थडे और अपने मूड का ख्याल है? मेरा बिल्कुल नहीं। अंदर से कुछ बिखर गया ऐसा महसूस हो रहा था आरव को। यह कैसे रिश्ते के पीछे वह इतने सालों से दौड़ रहा है? वृंदा पहले से ही ऐसी थी या अब हो गई है? वह इन्हीं ख्यालों में डूबता उतरता कहीं सोफे पर वहीं आंख मूंद कर बैठ गया कि तभी आरव को ऐसे चुपचाप गुमसुम बैठा देख मीरा को एक बार तो वृंदा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया। कैसी लड़की है, बेमतलब की बात पर नाराज होकर बैठी है। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक आरव की रिपोर्ट तक नहीं आई है। उसको कैसा लग रहा होगा? ना हाल चाल पूछा ना कुछ, और लगी अपने बर्थडे का रोना रोने। क्या लीप ईयर में पैदा हुई है जो बर्थडे अगली साल नहीं आएगा? यहाँ तो आरव से शादी करना चाहती है और यहाँ ये अपरिपक्व व्यवहार। दिल में तो आ रहा था कि अभी वहीं जाकर दो चार खरी खरी सुना दे, पर अव्वल तो आज ये पॉसिबल नहीं था। दूसरे शायद ऐसा करके वो आरव की मुसीबतों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वैसे ही वृंदा को झेल रहा है, ये क्या कुछ कम बड़ी बात है? सहसा उसे वृंदा की तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश एसेंट में बोली गई हिंदी याद आ गई और बमुश्किल वह हंसी रोककर थोड़ा गंभीर सा चेहरा बनाकर आरव के पास पहुंची और बोली, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मैं? कुछ नहीं। आर यू श्योर? हाँ, क्यों? मेरा मतलब कहीं जा तो नहीं रही होगी तुम? और कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो खाली पेट मेरी हेल्प करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं लोग सोच रही थी कि आज बाटी चोखा बनाया जाए और अकेले सारी तैयारियां करने में तो बहुत समय लग जाएगा। और तुम तो कुछ खाओगे नहीं, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि खाली पेट मेरी हेल्प कर लोगे तुम? कहीं गिर गिरा तो नहीं जाओगे उस दिन की तरह? कहकर मीरा ने आरव की गिरने की एक्टिंग करी। पहले कुछ क्षण तो आरव को ये समझने में लगे कि ये सब वह क्या कर रही है। वह चुपचाप मीरा का गंभीर चेहरा देखता रहा। फिर अगले पल उसे एहसास हुआ कि वह उसको छेड़ रही है, तो उसे जोर की हंसी आ गई। वह बोला, अच्छा तुम बैठकर बाटी चोखा खाओ और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारा मुंह देखूं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? बाटी चोखा मेरा भी फेवरेट है, बनाऊंगा तो खाऊंगा भी, समझी मैडम ओवर स्मार्ट। और दोनों जोर से हंस पड़े कि तभी मीरा के फोन की बेल बजी। जी डॉक्टर अंकल। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू सो मच। आरव भी कुछ समझता कि फोन रखकर मीरा ऐलान करने की टोन में बोली, आज खाली बाटी चोखा बनवा कर काम नहीं चल पाएगा। मतलब? अरे
डम्बो, तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट भला मीठे के बगैर कभी किया जाता है? सो असिस्टेंट महोदय, आपको अब बाटी चोखा के साथ साथ खीर भी बनाने में जुटना होगा, कहकर वह बच्चों की तरह उछलने लगी। क्या कह रही हो, कहकर आरव भी खुशी से उछल पड़ा और अगले ही पल को उसने मीरा को गले से लगा लिया। मीरा भी अचानक से ऐसा होने पर हैरान रह गई। जैसे ही आरव ने मीरा को गले लगाया, ना जाने क्यों उसे एक सुकून सा एहसास हुआ, वो सुकून जो वो कब से तलाश रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो मीरा से कभी अलग ना हो। दूसरी तरफ मीरा को भी उसकी बाहों में आकर एक राहत सी महसूस हो रही थी। दोनों ही अपनी अपनी भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे थे कि आरव कुछ सोचकर मीरा से अलग हुआ। जहां आरव अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहा था, वहीं मीरा शर्म से पानी हुई जा रही थी। पर आरव खुश था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल से न जाने नेट पर इसके बारे में पढ़ पढ़कर उसकी जान सूखी जा रही थी। एक पल में ही इस एक पल ने सारे टेंशन को दूर कर दिया था। पर मीरा इतनी खुश क्यों थी? उसने तो कभी उसके बारे में इतना सोचा तक नहीं था। ये रिएक्शन तो वृंदा से एक्सपेक्ट कर रहा था वह। एक बार को उसे फोन करके उसे ये बात बताने का उसका दिल किया, पर फिर सोचा और रुक गया कि कहीं उसका रिएक्शन ऐसा ना हुआ तो। और फिलहाल वह इस पल की अपनी और मीरा की खुशी पर कोई ग्रहण नहीं लगाना चाहता था। 2 घंटे लगाकर दोनों ने बाटी चोखा और खीर बनाई, फिर चटकारे लेकर खाई भी। खाना बनाने के दौरान उसे एहसास हुआ कि मीरा न सिर्फ खाने में जादू का स्वाद डालना जानती है, बल्कि अपने खुश मिजाज स्वभाव से माहौल को भी खुशनुमा बनाने का हुनर रखती है। वह इतनी बातूनी है, यह भी उसे आज पता चला था। ऐसी लड़की इतने दिनों तक उसके साथ गंभीरता का मुखौटा लगाए कैसे रही? कितनी घुटन होती होगी इसे मेरे खड़ूस एटीट्यूड से। फिर भी कोई शिकायत नहीं की, कोई नाराजगी नहीं, उल्टा उसके लिए कितनी खुश हो रही है। आज उसे पहली बार अब तक के अपने उसके साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। सब काम समेटने के बाद एक छोटे से टिफिन में अलग करके रखे हुए बाटी चोखे और खीर को लेकर मीरा कहीं बाहर जाने लगी। उसे यह पूछने का कोई अधिकार तो नहीं था, फिर भी पूछ बैठा, तुम रेस्ट करो, मैं बस अभी आती हूँ। पर जा जा कहाँ रही हो? अरे बस सामने वाले फ्लैट तक। वहाँ कौन है? अरे मेरी फ्रेंड। और कौन? कहते हुए मीरा ने दरवाजा खोला और निकल गई। इसकी यहाँ दोस्ती भी हो गई, वो भी शेयरिंग वाली। और एक मैं हूँ, शायद इस किसी का नाम भी नहीं जानता हूँ। कमाल की लड़की है ये भी। सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना अब वृंदा को बताया जाए रिपोर्ट के बारे में। थोड़ा गुस्सा तो शांत हो जाएगा, और फिर अभी मीरा भी नहीं है, थोड़ा मनाना भी पड़ेगा तो चलेगा। 2 बार पूरी पूरी बेल जाने के बाद आखिरकार वृंदा ने ही फोन उठाया। उसके हेलो बोलने पर उधर से बड़े ही ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया, हाय वृंदा, एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, क्या है बोलो। चलो तुम बताओ, क्या हो सकती है? क्या बताऊं, तुम यहाँ तो आ नहीं रहे हो, और इसके अलावा कोई न्यूज़ गुड नहीं हो सकती। तुम ही बता दो, और प्लीज़ ज़रा जल्दी। इस वक्त मैं केबीसी खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इज इट नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू? ओह वाह, ग्रेट। जो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो ख़त्म भी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। क्या बात है? नाउ प्लीज़ डोंट वेस्ट माय टाइम, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग। और फ़ोन कट गया। इतना रूड रिप्लाई, इतना भी क्या गुस्सा। दूसरे बंदे की सुननी ही नहीं है, बस अपनी अपनी कहे जानी है। इस बार आरव को भी गुस्सा आ गया था। नहीं बात करनी है तो ना करे। अब मैं भी दोबारा कॉल करने वाला नहीं हूँ। देखूं कब तक ये खुद मुझे फ़ोन करके नहीं करेगी, और अब तो करेगी तभी मैं इससे बात नहीं करूँगा। खुद से बात करता वह कहीं वहीं काउच पर बैठ गया। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मैंने जब की होल से देखा तो मीरा को खड़े देखकर आश्चर्य हुआ। आज ये इस वक्त आरव लौटा नहीं क्या? दरवाज़ा खोला तो आज मीरा की मुस्कान कुछ अलग सी लगी, बल्कि मीरा ही कुछ अलग सी लग रही थी। हाथ में पकड़े टिफिन को मुझे पकड़ा कर दूसरे हाथ से दरवाजे को पूरा खोलते हुए बड़े मज़े से सोफे पर बैठ गई। क्या बात है, आज तो अंदाज बड़े अलग बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तुम्हारे मिस्टर खड़ूस नहीं आए क्या अभी तक? आ भी गए हैं और घर पर ही हैं। और तुम्हें मैंने घर आने दिया? तुम्हें मेरे घर आने दिया? तबीयत तो ठीक है उसकी? मीरा बस मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी कि तभी मीरा बोली, अब ऐसे बैठी मेरा मुंह ही देखती रहोगी कि टिफिन खोलकर भी देखोगे? टिफिन से उठती खुशबू ने मुझे भी उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। खोला तो अंदर रखे बाटी चोखा और खीर ने मुझे तब तक कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया, जब तक मैंने पूरा टिफिन साफ नहीं कर दिया। खा पी कर मैं 2 कप चाय बनाकर आराम से बैठी ही थी कि मीरा बोली,
आखिरकार मैंने आरव को बता ही दिया। क्या क्या बता दिया? यही कि तू उससे प्यार करती है। मैंने मजाक में कहा, पर मीरा के चेहरे पर आए उदासी के बादल कुछ और ही कह रहे थे। उसने बड़ी सफाई से उन्हें हटाते हुए बोला, हट। मैंने उसे यह कह दिया कि बस 2 महीने की तो बात है, बस फिर तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तुम आराम से वृंदा से शादी करके उसी घर में रहना जिसमें आज भी तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं। पर वो घर तो, हाँ, वो घर तो आंटी ने मेरे नाम करा है, बट स्टिल आई फील मुझसे ज्यादा आरव का हक उस पर बनता है। और तुम्हारा तुम्हारा हक किस पर बनता है? जरा मैं भी तो सुनूं। मेरा हक सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी पर है। किसी को दुखी करके कोई खुशी मुझे ना पहले कभी चाहिए थी ना अब चाहिए है। एक पल के लिए मैं बस मीरा का चेहरा ही देखती रही। वह किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। आरव को इतना प्यार करती है, शायद ये खुद भी नहीं जानती, या यूं कहूं कि जनाना नहीं चाहती है। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के बाद भी इसे बस उसकी खुशियों की ही फिक्र लगी है। अरे एक बात तो बताना भूल ही गई, अचानक मीरा चहक कर बोली। हाँ बता डाल वो भी। मेरा लहजा कुछ तल्ख हो गया था, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो बस अपनी ही धुन में कही जा रही थी। पता है, इतने सालों बाद ही सही, बट नाउ वी आर फ्रेंड। और आजकल तो मैं उसका और वृंदा का पैचअप करवाने में भी हेल्प कर रही हूँ। पैचअप? सहसा मेरे दिमाग में संभावनाओं की घंटी बजने लगी। क्या पता, इतने सालों बाद ही सही। क्या बात है, लगता है भगवान भी आजकल कुछ मेरी ही तरह सोच रहे हैं। पर अपनी खुशी को दबाते हुए, यथासंभव स्वर को सामान्य बनाते हुए कुछ अचरज से पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या ब्रेकअप हो गया दोनों का? अरे शुभ शुभ बोलो, थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, दूर हो जाएंगी। मैं इसी में तो उसकी हेल्प कर रही हूँ। जी में तो आ रहा था कि इस मूर्ख को एक लगा दूं। अरे जब भगवान खुद उसे हटाना चाह रहे हैं तो ये खुद क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है? नहीं तो ये कुल्हाड़ी पर कूदना चाह रही है। इसकी पूरी गाथा सुनने के बाद जो एक बात मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि शायद वही बात मीरा की आंटी को भी समझ आती होगी कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पर ये बात ये दोनों कब समझेंगे, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। खैर, कुछ बातें वक्त बेहतर समझाता है, यही सोचकर मैं चुपचाप उसकी बातों में हाँ हूँ करती रही। अलबत्ता इस मामले में किसी प्रकार की मदद करने से जरूर हाथ खींच लिया था। थोड़ी देर बैठकर मीरा तो चली गई और मैं वहीं बैठी उनकी कहानी में आने वाले संभावित मोड़ के बारे में सोचती रही। घर आकर मीरा ने देखा आरव अभी भी सोफे की बैक पर सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक है? वृंदा का फोन आया? अरे अरे, सांस तो ले लो, एक बार में इतने सवाल। सब ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। बट मुझे लगता है तुम्हें अभी थोड़े आराम की ज़रूरत है। वो क्या है ना कि काम करने की आदत जो नहीं है तुम्हारी। और आज, कहकर मीरा ने बड़ा गंभीर सा चेहरा बनाया और फिर आरव को देखकर हंस दी। अच्छा बताऊं अभी? मेरी आदत नहीं है, कहकर आरव ने हंसते हुए उस पर कुशन फेंका, जिसका जवाब तुरंत ही दूसरे कुशन के तौर पर मिल गया। थोड़ी देर की कुशन फाइट के बाद आरव सचमुच थक गया था, पर मन पर छाए उदासी के बादल कब के छंट गए थे। उसे एकदम हल्का सा महसूस हो रहा था और अब वाकई उसे नींद आ रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, चलो भाई, मैं हारा तुम जीती, और अब हारा हुआ सैनिक अपने खेमे में जा रहा है। आरव के जाने के बाद मीरा वहीं लैपटॉप खोलकर बहुत देर तक कुछ सर्च करती रही। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने इंस्टा पर वृंदा का अकाउंट ढूंढ ही लिया था। अकाउंट पब्लिक था, पर हैरत की बात यह थी कि ना तो आरव उसे फॉलो कर रहा था और ना वो आरव को। कुछ नई पिक्स भी अपलोड कर रखी थी उसने बस कुछ ही देर पहले। पर जिस तरह से वह वहां अपनी मित्र मंडली के साथ खड़ी थी, आरव के ना पहुंचने का कोई दुख नहीं था उसे। कम से कम उसे तो ऐसा नहीं लग रहा था। पर वो वृंदा है, दुख होगा भी तो उसका असर उसके लुक पर आ जाए तो ये उसे कभी गवारा नहीं होगा। खैर, उसे क्या। जूम करके पीछे लिखे होटल के नाम को देखकर उसने नेट पर सर्च करा तो वो पणजी का एक हॉलीडे रिसोर्ट निकला। उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया था। अब उसे इंतजार था तो बस अगले दिन जनता कर्फ्यू के हटने का। अपनी भावी योजना के बारे में सोचते सोचते वह कब गहरी नींद में डूब गई उसे पता भी नहीं चला। मोबाइल की रिंग से उसकी आंख खुली तो 4:30 बज रहे थे। फोन पर ठीक 5 बजे सब लोगों को बालकनी और छतों पर जाकर थाली बजानी है, ये सुनकर वो चटपट किचन से इस काम में लाई जा सकने वाली 2 थालियों और चमचों का इंतजाम करने चल दी। सोते सोते अचानक आरव को चारों तरफ से घंटे और शंख की आवाज आई तो वो चौंक कर उठ गया। बालकनी में जाकर देखा तो मीरा भी थाली बजाने में व्यस्त थी। उसे देखकर उसे भी थाली उठाकर बजाने को बोला तो और फिर व्यस्त हो गई।
और चारों तरफ सब लोग अपनी अपनी छत पर और बालकनी में खड़े होकर यही कर रहे थे। उसको भी सबके उत्साह की छूत लग गई और वह भी बच्चों की तरह थाली बजाने लगा। एकदम बचपन वाली फील आ रही थी। क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बस मीरा को एंजॉय करते देख उसे भी अच्छा लग रहा था और मीरा वो तो बस आरव के चेहरे की मुस्कुराहट देख कर ही खुश हो रही थी। चलो कम से कम हंसी तो आई इसके चेहरे पर। हो सकता है वृंदा से पैचअप हो गया हो या फिर शायद बात ही हो गई हो। मीरा को बच्चों की तरह खुश होकर थाली बजाते देख अनायास ही आरव को उसकी जगह वृंदा की क्या प्रतिक्रिया होती इसका ख्याल आया। वृंदा के लिए ऐसी कोई भी हरकत कल्पना से भी परे थी। उसका अपना एक स्टाइल, एक क्लास है जिसके साथ वो भी कभी भी समझौता नहीं करती है। चाहे खान पान हो या कपड़े, उसकी पसंद एकदम अलग थी और उसके इसी अंदाज ने आरव को भी उसके साथ काम करने वाले अन्य लोगों की तरह आकर्षित किया था। वृंदा से बात करना उसके साथ के लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। ऐसे में आरव से उसका खुद आगे बढ़कर किए गए मैत्री प्रस्ताव ने आरव को गर्व से भर दिया था और साथ ही लोगों की ईर्ष्या का पात्र भी बना दिया था। तभी तो वही लोग जो वृंदा की एक नज़र को तरसते थे, न जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें उससे आकर करने लगे थे। अंत में तंग आकर उसने ही वह कंपनी छोड़ दी थी और दूसरे शहर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। पर पता नहीं क्यों वृंदा ने वो कंपनी नहीं छोड़ी थी। वृंदा ने कंपनी तब तक नहीं छोड़ी थी तब छोड़ी जब एक दिन अचानक मीरा ने उसे माँ की हालत की गंभीरता के बारे में बताया था। एक क्षण में ही जॉब से छुट्टी न मिलने पर इस्तीफा देकर उसके साथ घर चली आई थी और वहीं 2 दिन बाद ही उस दिन पहली बार उसने खुद आरव को प्रपोज किया था। वो वृंदा जिससे बात करने के लिए ऑफिस में एक होड़ सी लगी रहती थी, उसने उसे प्रपोज किया। उसकी माँ की बीमारी के बावजूद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा था। कितने उत्साह से वह उस दिन माँ को अपने और वृंदा के बारे में बताने पहुंचा था जब माँ ने उसके सामने मीरा से विवाह करने की शर्त रख दी थी। कितना हर्ट हुई थी वह और उसी दिन वापस चली गई थी। उसके जाने के बाद माँ को कितना समझाने की कोशिश भी की थी पर माँ तो मीरा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। और वृंदा को माँ के बारे में कितना समझाया था कि रुक जाओ, कुछ दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं सुनना था तो नहीं सुना। वृंदा वहां से इस तरह क्यों चली गई थी, इसकी वजह माँ का निर्णय था या फिर डबल पैकेज, एक नई जॉब की ऑफर? यह बात तो वह समझ नहीं पाया था, पर एक बात तो वृंदा के बारे में उसे पता चल गई थी कि वो आज जिस भी मुकाम पर थी वह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। वरना उसके जैसी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक शानदार पोजीशन पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। जिंदगी में उसे अभी बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा थी। वो अक्सर उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी, पर क्या वो भी ऐसा ही चाहता था? वृंदा के लिए हर बात के लिए एक तय मापदंड थे और उनसे समझौता करना उसने सीखा ही नहीं था। पर जिंदगी में और आगे बढ़ने की इस दौड़ में जीवन की सरलता में छिपी छोटी छोटी खुशियां संभालना भूल गई थी। शायद उसके गोवा ना पहुंचने पर उसकी नाराजगी भी इसी बात का परिणाम थी। पर क्या वह भी यही चाहता था? मन ही मन आज वह हर बात को दोहरा कर किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहा था, वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद उसे और वृंदा को एक बार आमने सामने बैठकर खुलकर एक दूसरे की जो उम्मीदों को जानने की थोड़ी और जरूरत थी। उसे सोच में डूबा देखकर कब मीरा उसके सामने कॉफी रख गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक डोरबेल की आवाज ने उसके ख्यालों की डोर टूटी तो देखा सामने मीरा दरवाजे पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। सिर पर बने मेसी बनकर साधारण सी टी शर्ट और लोअर में कितने आराम से घूमती रहती है। आस पड़ोस से भी दोस्ताना बना लिया है और हर छोटी छोटी सी खुशी को संभालना जानती है। लाइफ में इतने सारे इशू हैं पर कितनी सहजता से हर बात को लेना जानती है। सही मायने में देखा जाए तो यही जिंदगी के हर पल को जीना जानती है। इसके लिए जिंदगी का हर पल अपने आप में एक नया मौका है उसने उसे समझने का, संभालने का और जीने का। मीरा बात खत्म करके सामने सोफे पर बैठ गई थी। चेहरे पर कुछ परेशान सी थी। क्या हुआ? अब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? अरे पूछो मत, वो मेरी सामने की फ्लैट वाली फ्रेंड बनी है ना, वो बता रही है शायद लंबा लॉकडाउन लगने वाला है। जो भी जरूरत का सामान हो वो ले लो वरना बाद में शायद प्रॉब्लम हो। पर मैंने तो काफी सामान मंगवाया था। अरे लॉकडाउन कोई 1-2 दिन का नहीं, 1-2 महीनों का लगने की संभावना है और जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों का है। तुम्हें कैसे पता लॉकडाउन के बारे में? नहीं, सामने सामान के बारे में। उत्तर में मीरा ने उसे ऐसे देखा मानो उसने कितनी बचकानी बात कह दी हो। बस मुझे पता है, कहकर वह लिस्ट बनाने लगी और बोली, अब ऐसे खड़े मत रहो, चलो फटाफट चेंज करो और चलो। सामान लेकर लौटते हुए बाजार में फैली अफरा तफरी से दोनों को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि कोई बात तो जरूर है।
घर पहुंचते ही आरव ने एक बार फिर वृंदा को फोन लगाया, पर अफसोस पूरी रंग जाने के बावजूद फोन नहीं उठा। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर एक बार को मीरा का मन किया कि वह खुद ही उसे कॉल कर दे, पर फिर कुछ सोचकर वह एक नंबर मिलाने लगी। ये नंबर एक प्राइवेट टैक्सी का था जिसे उसने आरव के गोवा जाने के लिए बुक किया था। बात होने के बाद वह आरव से बोली, अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जाओ फटाफट पैकिंग करो, तुम्हारे आधे घंटे में निकलना है। मुझे? पर कहाँ? अरे गोवा और कहाँ, देखो मैंने जुगाड़ से एक परमिट वाली टैक्सी का इंतजाम कर दिया है तुम्हारे गोवा जाने के लिए। तुम और वृंदा वापस आना चाहो तो वह तुम्हें भी लेकर भी आएगा। और बट एंड इफ़ यू वांट टू स्पेंड लॉन्ग टाइम विद वृंदा, ये तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगा। और अब उठो, जाओ पैक करो। और तुम? वह पूछना चाहता था कि वह यहाँ अकेले कैसे रहेगी, पर पता नहीं क्यों पूछ नहीं पाया। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, मेरी खुशी के लिए इतनी कोशिशें कर रही है और अपने बारे में नहीं सोच रही। यंत्रवत तैयार होकर उसने अपना थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाला। आज पहली बार उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे तो वृंदा से मिलने के लिए खुश होना चाहिए था, पर वह क्यों चाह कर भी खुश नहीं हो पा रहा था। मीरा आरव के लिए सैंडविच पैक करते हुए सोच रही थी कि चलो आखिरकार आरव को अब कुछ खुशी तो मिलेगी। आंटी के सामने उनके निर्णय पर चुप रह जाने पर उसने अनजाने में ही आरव को कितना दुख पहुंचाया है, इसका अपराध बोध उसे शायद अब नहीं सताएगा। आरव को उसकी खुशियां लौटा कर ही शायद उस बात का प्रायश्चित कर पाएगी। बस आरव खुश रहे, यही तो अंतिम वादा उससे आंटी ने लिया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था, पर फिर आज बार बार उसकी आंखें क्यों भर आ रही हैं। आरव पहले भी वृंदा के पास जाता था, तब तो उसे कुछ नहीं होता था। अब 2-3 दिनों से भला ऐसा क्या हो गया जो आज, जबकि वह खुद उसे वृंदा के पास भेज रही है, उसे अपनी कोई बेहद प्यारी चीज को हमेशा हमेशा के लिए खो देने जैसा एहसास क्यों हो रहा है। खैर, अब सही हो या गलत सोचने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और आरव के सामने तो वह मर के भी ये सब जाहिर नहीं होने देगी। आंखों से छलक आए आंसुओं को सलीके से पहुंचकर एक मुस्कान के साथ वह टिफिन पैक करके बाहर आई और हंसते हुए बोली, अरे अभी तक रेडी नहीं हुए? हद है। माना वृंदा को इम्प्रेस करना है, पर अब इतनी भी देर ना लगाओ कि टैक्सी वाला ही बोर होकर चला जाए। ओह हेलो, मैं कब का तैयार हूँ, वो तो बस तुम्हारे किचन से बाहर आने का वेट कर रहा था। तैयार है होने में तो तुम लड़कियों को घंटों लगते हैं, लड़के तो वैसे भी बॉर्न हैंडसम होते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो मुझे हंसी आ गई तुम्हारी इस गलत फहमी पर। चलो अब ये रखो मिस्टर लेट लतीफ़। अच्छा तो तुम ये रखो। आरव ने कुशन उठाकर फेंकने का अभिनय किया और मीरा के डर कर आंखें बंद करने पर जोर से हंसकर बोला, मिस डरपोक। इस मीठी नोकझोंक के बीच अचानक मीरा का फोन बज उठा। आरव चलो जाओ, नीचे टैक्सी आ गई। और तुम? कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगी? डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम जरूर मुझे अपना अपडेट करते रहना। रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सुबह देखना कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अब जाओ भी, बाय। मीरा देर तक आरव को जाते हुए देखती रही। आंख फिर धुंधला रही थी। अंदर आकर वहीं सोफे पर आंखें मूंद कर लेट गई। पिछले दिनों की एक एक बात मानो रेल की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। हाईवे पर टैक्सी पहुंचते ही आरव ने थोड़ा रिलैक्स होकर टैक्सी की सीट पर टिक कर आंखें बंद की ही थी कि ये क्या। आंखें बंद करते ही हमेशा की तरह आने वाले वृंदा का चेहरा नहीं, बल्कि मीरा का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था, और साथ ही आ रही थी वो सारी बातें जिन पर उसने अब तक इतने महीनों से कभी गौर ही नहीं किया था। और जाने अनजाने वृंदा और मीरा में क्या फर्क था नजर आने लगा था। क्यों माँ ने मीरा को ही उसके लिए चुना था? वृंदा बुरी नहीं थी, बस उन दोनों के लिए जिंदगी में मायने और मंजिल अलग अलग थी। पता नहीं उससे किए कमिटमेंट या सिर्फ उससे इम्प्रेस होने के कारण वो बस उसके साथ साथ उसके जिंदगी की उस दौड़ में हिस्सा बन रहा था जिससे वह हमेशा से दूर भागना चाहता था। 2-3 दिनों ने उसे एहसास दिलाया था कि शायद वो हमेशा से ही ऐसे सहज सरल तरीके से जीना चाहता था, छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों में खुश रहना चाहता था। और शायद अब वो बस मीरा के साथ ही रहकर एक बार फिर से घर से दूर रहने के कारण छूटी हुई बचपन की जिंदगी की कड़ियां थाम कर जिंदगी से एक नए तरीके से जुड़ना चाहता था। पर मीरा, क्या वो भी ऐसा ही सोचती है? कहा तो उसने कभी कुछ नहीं, पर उसकी आंखें कभी कभी उसकी चुगली कर जाती हैं। पर उससे सच तो वह जान ही लेगा। पर अभी तो उसे बस उसके पास पहुंचना है, देर से ही सही पर दिल की बात बतानी है। एक पल को वृंदा का ख्याल भी आया, उसे भी यह बताना जरूरी है, पर उसे पहले घर पहुंचना जरूरी है, कहीं देर ना हो जाए। उसे आज आखिर कर कार मीरा को लेकर अपनी फीलिंग्स का एहसास हो ही गया था। उसने टैक्सी वाले को वापस घर चलने के लिए बोला ही था कि उसके फ़ोन पर वृंदा का मैसेज फ्लैश हुआ। हाय, मुझे पता है कि तुम्हें इस समय मेरी फिक्र हो रही होगी, शायद मेरे रूखे व्यवहार से नाराज भी होगे तुम,
और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ शायद तुम टूट जाओ, पर शादी करके उम्र भर एक दूसरे से झूठ बोलकर एक दूसरे को टॉर्चर करने से बेहतर है कि हम अभी ये जान लें कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और इस बात का एहसास मुझे गोवा में साहिल से मिलने के बाद हुआ। सॉरी फॉर एवरीथिंग। आगे और भी बहुत कुछ लिखा था, पर उसे फुर्सत कहाँ थी पढ़ने की। उसे अपनी मीरा के पास जो पहुंचना था, अपने दिल की वो बात बताने जो शायद उसके भी दिल में थी, पर दोनों ही अनजान थे उस डोर से जिससे दोनों ना जाने कब से बंधे थे। जब वो वापस घर पहुंचा तो मीरा उसे देखकर हैरान थी। वह आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए टिमटिमाई आंखों से आरव को देखे जा रही थी। मीरा की आंखें देखकर आरव को उससे कोई सवाल जवाब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज उसकी आंखें उसके दिल का सारा हाल बयां जो कर रही थी। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर झट से दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। आज उनका अनकहा इश्क मुकम्मल जो हो गया था।